कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर मतलब कि सत्कार किया जाता है, जैसे मेहमानबाजी की जाती है ना बेटा, वैसे उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि बदलू जो है मेरी सेवा भी किया करता था। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। बताया जा रहा है कि जब बदलू के यहाँ गायें हुआ करती थी तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वह जो है उसके लिए, लेखक के लिए, कभी कभी मलाई भी बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाया देता था। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि बदलू जो है लेखक के लिए मूंग की गोलियां बनाता था, जिसको देखकर लेखक बहुत ही खुश होता था। तो इस तरह से बताया है कि किस तरह बदलू लेखक को कभी मलाई देकर, कभी आम देकर और कभी गोलियां देकर खुश रखता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा मतलब अनेक बार। जैसे कि होता ही है कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हैं, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि लेखक जब मामा के घर जाता था और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। एक आध महीने मतलब 1 महीना, जैसे 30-31 दिन लगा लिए, और आधा महीना कहा गया है जैसे 15-16 दिन इस तरह से लगाए, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली हो गई मतलब ट्रांसफर होगी, स्थानांतरण भी कहा जाता है जिसको। और एक लंबी अवधि, यानी कि एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। मतलब अब लेखक बड़ा हो चुका था, अब उसका लाख की गोलियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। जब बेटा किसी की जरूरत ही नहीं रहती है तो क्या था कि अब लेखक बड़ा हो चुका था, तो उसे बतलू का ध्यान भी नहीं था। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। तो लेखक का एकदम से ध्यान कहाँ पे गया? कांच की चूड़ियां जो स्त्रियां पहने हुई घूम रही थी। विरले ही हाथों में, यानी कि बहुत कम हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा, सहसा मतलब अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया, मतलब याद आ गई बदलू की। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसने खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी करना होता है मतलब जैसे घायल हो गई थी तो उसके लिए उसने उसको दवाई लगाई और उस पर पट्टी बांध दी। तभी सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट मतलब चारपाई पर। और नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता रहा मतलब कि एकदम से जो है टकटकी लगाकर देखता रहा। मैं हूं जनार्दन काका। क्या लेखक जैसे पहले कहा करता था उसको काका, वैसे ही बोल रहा है। और इसका नाम लेखक का क्या बता रहा है? अपना जनार्दन। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अपनी बचपन की बातें बता रहा है, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। बदलू फिर भी चुप रहा। परिचय देना होता है अपनी इंट्रोडक्शन देना, अपना नाम बताना, तो उस तरह से याद दिला रहा है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर, स्मृति पटल मतलब मस्तिष्क पर, अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत यानी कि भूतकाल के, मतलब अपनी पिछली जो यादें थी उनको याद कर रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी कि नजर दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। मचिया क्या था बेटा? चौकी। और भट्टी अंगीठी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। प्रसार हो गया मतलब अब कांच ही फेमस हो चुका है, सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनना ही पसंद करते हैं, मतलब स्त्रियां। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लल्ला।
आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। एक तरह से बेटा उसको दुःख था इस चीज़ का, क्योंकि उसका अब कारोबार जो था, जो वो काम करता था, वो अब ठप हो चुका था। तो कहीं न कहीं दुःख की अवस्था में वो इस तरह से जो है बता रहा था कि आजकल सभी लोग जो है काँच की चूड़ियाँ ही पहनना पसंद करते हैं। लेकिन अंदर से क्या था कि उसको इस बात की पीड़ा हो रही थी। लेकिन काँच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते-कहते उसे खाँसी आ गई और वह देर तक खाँसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ-साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। इसका मतलब लेखक बताना चाह रहा है कि इतने लंबे समय के बाद जब वो उससे मिलता है तो उसको लगता है कि बद्दू जो है अब काफ़ी जो है कमज़ोर हो चुका था और उसका शरीर जो है वो बहुत ही असहाय-सा अनुभव कर रहा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली मतलब समझ ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी है मतलब कुछ समय के लिए आई हुई है, अभी थोड़ा टाइम चल रही है, अभी थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, व्यथा मतलब दुख, पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब कुछ समय के लिए बिल्कुल एकांत शांति सी हो गई और दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा था। लेकिन लेखक क्या अनुभव कर रहा था कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मतलब इस मशीन के युग में बदलू जैसे कितने लोग होंगे जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनका काम ठप हो गया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। मतलब जो बात चल रही थी उसको मैंने क्या करा है, टॉपिक चेंज कर लिया है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। मतलब टॉपिक चेंज हो गया तो उसमें भी कहीं न कहीं क्या थी, उत्साह आ गया, क्योंकि अब उसको जो बात लग रही थी वो अच्छी लग रही थी, जो उससे संबंधित थी। इसके लिए वो जो है उत्तेजित सा हो जाता है और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब मतलब मेरी तरफ देखकर उसने कहा, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बेच कर रखता था। क्या था? लेखक को फिर जो बचपन की स्मृतियाँ थी, यादें थी, वो याद करने लगा। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो यानी कि यहाँ बदलू की लाचारी के बारे में बताया है कि अब उसके पास उसका काम भी नहीं है, जिस वजह से गाय का भी जो पोषण था वो नहीं कर पा रहा था। उसको कहाँ से खिलाता, इसलिए गाय को उसने बेच दिया था। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिये में ढेर से आम ले आई। डलिया मतलब टोकरी। टोकरी में क्या लेके आती है रज्जो? आम लेकर आ रही है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। चौगुने मतलब 4 गुने आम, और बखत में मतलब एक समय में। क्या बताता है बदलू? अपना बताता है कि अगर मैं बचपन में जब तुम्हारे समय में था तो मैं तुमसे चौगुने आम खाने की जो है ताकत रखता था। मतलब मुझे अच्छा लगता था और एक समय में इतने आम खा लेता था। आम लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मतलब लेखक जो है वो कहता है कि भी आप लोग गाँव के जो लोग हैं वो खाने का दम रखते हैं, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। तो आम की किस्म बताई गई है कि कौन सी किस्म वाले देना आम इसको, सिंदूरी वाले। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो वो पूछता है कि आप आम खा के बताना मुझे कि कैसे लगे। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली दोनों हाथों को जब हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है, अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। क्या मतलब कि जो लेखक था एकदम से देखता है तो उस बच्ची ने, छोटी गुड़िया ने क्या पहना होता है, वही जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो पहन रखी होती हैं। गोरी-गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी। और कलाइयाँ कैसी थी बच्ची की? गोरी-गोरी जो थे उसके हाथ थे। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। मतलब कि गाँव में जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए लास्ट उसने ये पेयर बनाया होगा तो उसके लिए कह रहा है। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा, नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो आपको पता ही है कि बदलू का व्यवहार कैसा था
कि वो अपने जो काम करता था उसकी कीमत जो है विवाह के मौके पर ढंग से लेना चाहता था। तो जब उसने जमींदार ने कम पैसे देने चाहे तो उसने अकड़ कर कहा कि जाकर शहर से ही ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। क्यों कह रहे हैं बेटा ऐसे, हार कर भी हार नहीं मानी थी? देखो, कितना बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति बताया है बदलू का व्यवहार, जो इस टाइम पर भी जब उसके पास उसका कोई काम धंधा नहीं बच रहा था, तब भी उसके अंदर अपना आत्म स्वाभिमान जो था, जिस कारण जो उसने चीज़ बनाई है, उसकी अगर उसको सही कीमत नहीं मिल रही है, तो उसने क्या कह दिया, ये कहकर उसको ठुकरा दिया कि आप जाकर शहर से ही ले आओ। तो ये कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व को ही बताता है कि वो कितना स्वाभिमानी था अपनी चूड़ियों को बेचने के मामले में। उसका व्यक्तित्व काँच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात कि बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा कि किस तरह से शहर की चीज़ों ने गाँव की चीज़ों को ख़त्म कर दिया और लोगों को बेरोज़गार बना दिया। तो आपको समझ आया पाठ? धन्यवाद।